बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर। और मैं हूं आपका अपना संकेत चतुर्वेदी। तो आज मैं आपके सामने आपके समक्ष एक कार्यक्रम लेकर आ रहा हूं मित्रों। वो है संकेत विद संकेत चतुर्वेदी। संकेत एक भविष्य सूचक शब्द है जो कोशिश ये करता है बताने की कि भविष्य में होने क्या वाला है। तो इस विषय पर आज मैं एक चर्चा करने वाला हूं, जिस चर्चा में मेरे संग कई एस्टीम्ड पैनलिस्ट हैं, जिनमें सबसे पहले हैं धीरज भारद्वाज, जिनको पत्रकारिता में 3 दशकों से अधिक का अनुभव है। फिर उसके बाद में मेरे साथ में हैं केशव पंडित जी, जो कि एटीवी के चेयरपर्सन हैं। ये रिपीट कर सकता हूं? जी, आवाज आ रही। और मेरे साथ में हैं एटीवी नेशन के चेयरपर्सन केशव पंडित जी। मेरे साथ में राहुल सिंह जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ में हैं अग्रल जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विभिन्न डाइसिस पे भारतीय जनता पार्टी की राय रखते आए हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत कुछ ऐसी है कि 1885 में अलेक्जेंडर ओक्टेवियन ह्यूम नाम के एक अंग्रेज अधिकारी ने एक पार्टी की स्थापना करी थी, और इस पार्टी का नाम था कांग्रेस। ये कांग्रेस पार्टी ने 160 लगभग सालों का सफर तय करा है। क्या अब ये पार्टी इस राह पर चलते चलते अपनी नियति के निकट आ गई है? क्यों खफा है देश की जनता खुद कांग्रेस के साथी कांग्रेस से? और 2024 के चुनाव के बाद कांग्रेस का क्या होगा, इस बात को जानने के लिए सबसे पहले हम रुख करते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल सिंह जी का। राहुल सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका, अपने विचार प्रकट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद संकेत जी। पहले तो मैं आप सबको नमस्कार करता हूं, आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार। देखिए, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसमें लोकतंत्र भी जीवित है। समझ रहे बात को? वहां अपनी बात को रखने का सबको मौका मिलता है, सबके विचारों को सुना जाता है। हम लोग कमेटी, बहुत सारी कमेटी हैं और कमेटी फंक्शन करती है। ऐसा पार्टी सब लोग मिलकर काम करते हैं। किसी की नहीं बनती है तो वो पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन कभी आपने सुना है कि कांग्रेस ने जाके अपने बिल्कुल अपोजिट विचारधारा वाले पार्टी से, जो बीजेपी है, उसके साथ जाके कहीं पे सरकार बना ली? आप मुझे जवाब दीजिए। क्योंकि देखिए, भाजपा सरकार जो आज सरकार में चला निश्चित तौर पर सर, जब भाजपा के किसी नेता पे आरोप लगता है तो भाजपा के सारे नेता उसे प्रोटेक्ट करते हैं, बयान देने से बचते हैं। कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस में किसी नेता पे आरोप लगने के बाद उसे निष्कासित भी किया जाता है और उस पर कमेटी भी बैठती है। भाई, जो भी होता है, अगर उसने कुछ नहीं किया तो भाई वेरी वेलकम इनटू द पार्टी। लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे साथ ऐसे नेता रहे जिन पे रेप के आरोप लगे हुए हो और पार्टी उन्हें डिफेंड कर रही है। ये हम नहीं चाहते हैं, नहीं तो हम खुद सब कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे। कांग्रेस पार्टी इसीलिए ज्वाइन किया है क्योंकि ये गांधी जी के मूल्यों पे चलने वाली पार्टी है। और जी हाँ, ये पार्टी ने जो मूल्यों पे, अब मैं भी बोलता हूं कि गांधी जी के मूल्यों पे चलने वाली पार्टी है। और अक्सर ये देखा गया है, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो कहते हैं, कुछ भी अगर ऊटपटांग उनका कोई नेता बोल देते तो कहते हैं उनकी व्यक्तिगत राय है। ये तो मेरी अपना मानना था। अब आपको जवाब पहले तो धीरज जी देंगे। धीरज जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, प्लीज। जी, मैं पूछ रहा था कि जमानत पर कौन, मतलब आरोपी है वो रहेंगे या कौन रहेगा? मतलब क्यों जमानत पर है? इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थी वो अब जमानत पर है। इनके सबसे बड़े नेता जो लोग हैं सब लोग जमानत पर हैं। तो बिना किसी अपराध के जमानत पर है क्या ऐसा? जी, मैं आपका जवाब देता हूं। रोहित सिंह जी जवाब देना चाह रहे हैं कांग्रेस के। जी, मैं जवाब देता हूं। रोहित सिंह जी जवाब दीजिए प्लीज। जी हाँ, तो जहां तक जमानत की बात है, तो राहुल गांधी जी पे कौन सा केस हुआ था? राहुल गांधी जी पे केस हुआ था कि उन्होंने नीरव मोदी को और भी जितने मोदी हैं, जो चोर हैं, जो छोड़ के भाग गए देश पैसा लेके, उन लोगों को बुरा बोला तो इनको बुरा लग गया, तो इन्होंने केस किया। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन पे क्या आरोप था? उन पे आरोप था कि उन्होंने एक नरसंहार करवाया है गुजरात में।
हजारों लोगों के मौत का आरोप लगा था उन पे कि वो साजिश में शामिल थे वो आरएसएस और घोटाले के आरोप बीजेपी में, घोटाले के आरोप में जमानत पर है, नेशनल हेराल्ड केस में। जो अपने पॉलिटिक्स करियर का आधा जीवन बेल पे रहा हो, जिसे यूरोप और यूएस में 12 बार वीजा डिनाई किया गया हो, वो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। सर वो अरे नेशनल क्या हेराल्ड केस में जमानत पर है। सरकार ने किया था? सर मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, मैं 30 नेशनल सेकंड में कर दूंगा। घोटाला, जल थल, मैं बोली कहाँ बताऊं, स्कॉर्पियन पनडुब्बी घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड, बोलिए कौन सा मैं आपको गिनाऊं? चलिए एक राय पहले और लेते हैं। एटीवी नेशन के चेयरमैन केशव पंडित जी। 10 सेकंड दीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर दूं सर। जहां तक बेल की आप बात बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट प्रोफेसर साईं बाबा का बेल 2022 में जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया तो उसको चैलेंज किया इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इमरजेंसी हियरिंग में। सोचिए, बेल किसी को मिलता है, उसको मतलब ठुकराने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में इमरजेंसी बेल हियरिंग करवाते हैं। और होम मिनिस्टर महाराष्ट्र का जब झूठे आरोप में उसे फंसाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसका बेल पिटीशन नहीं सुनती है, रिजेक्ट कर देती है। जब चीफ मिनिस्टर एक स्टेट का, झारखंड का, मतलब झूठे आरोप में या जो भी आरोप है उसमें गिरफ्तार किया गया है, तो वो जब बेल पिटीशन फाइल करता है कि भाई मुझे एकदम झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया गया है, solely to bring down the government which is chosen by the public, तो जो जनता जिस गवर्नमेंट को चुन रही है उसके खिलाफ सरकार षड्यंत्र करके केस करती है और उसे जमानत की अपील में उसे लाइन में लगा दिया जाता है और कोर्ट कहती है 1.5 साल बाद की, इसने तो कुछ नहीं किया था। अनिल देशमुख बाहर निकल गए 1.5 साल बाद जेल के, उन्हें 1.5 साल होम मिनिस्टर थे, उनकी सरकार गिरा दी धमकी देके। ईडी बहुत पहले से हैं। आपने अपनी बहुत पहले की है, जरा उनकी भी सुन ले। बोलना चाह उसके बाद हम फिर आएंगे आप पे वापस। ऐसा नहीं जवाब देने का। आपने कुछ बोला, हमारे एक मित्र हैं एटीवी से, केशव पंडित जी, वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, पहले उनको बोलने दीजिए, उसके बाद में, क्योंकि आपने लीगल बात बोली है तो अबरल मलिक जी आपको जवाब देंगे। पहले केशव पंडित जी। जी पूछिए आप। जी हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, इन्होंने बहुत सारे भ्रष्टाचार और कांग्रेस में बोलने की आजादी है ये सब बताया, हालांकि इमरजेंसी साहब भूल गए, तो आप ही कुछ बता दीजिए कि कितनी बोलने की आजादी है और कितना भ्रष्टाचार से दूर है। ये मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोली है कि बहुत भ्रष्टाचार से दूर रहते हैं, और हालांकि मैंने तो कहा जल नल थल सब जगह दिखा दूंगा, जीप घोटाले से लेकर के स्कॉर्पियन पनडुब्बी घोटाला, कोल घोटाला, सब जगह विद्यमान कांग्रेस ही है, ऐसे कोई वो नहीं है बात। मेन प्रश्न ये है कि अब की बार 40 पार आपको लगता है कि नहीं लगता है? जैसे बीजेपी का ना अब की बार 400 पार, कांग्रेस है अब की बार 40 पार, बताएं। जी देखिए, कांग्रेस आज जैसी है वैसी कभी थी ऐसा नहीं है। कांग्रेस में नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी रहे हैं, कांग्रेस में तमाम बहुत अच्छे नेता रहे हैं, और कांग्रेस में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी रहे हैं, बाद में निकले हैं वो अलग बात है। बहुत सारे तमाम जो है, कांग्रेस ऐसी हमेशा थी, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं ये वही कांग्रेस है जब भारत माता की जय के नारे जो है इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगवाए जाते थे, राजीव के द्वारा, और संजय गांधी को तो हम भूल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि गांधी परिवार की अगर हम वकालत करेंगे और बात करेंगे तो आधा गांधी परिवार जो है वह भाजपा के विरासत है, जिसमें वरुण गांधी और मेनका जी आते हैं, और आधा जो गांधी परिवार है वह कांग्रेस की जो है विरासत है, या कांग्रेस को विरासत बना रखा है। तो दोनों चीजें हैं, गांधी दोनों के पास है। ये नहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस का ही गांधी है। अगर नकली, तो मुझे लगता है कि फिर भाजपा वाला भी जो है गांधी नकली ही निकलेगा। तो दोनों गांधी या तो असली हैं या फिर दोनों ही नकली हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि बदला कब से है, 1991 से जब सोनिया गांधी जी इंटर करती है कांग्रेस में, उसके बाद से वह अंतिम श्रद्धांजलि होती है कांग्रेस को। श्रद्धांजलि, मैं ये नहीं कहूंगा कि अध्यक्ष बनी है, उस दिन के बाद में न तो राष्ट्रगान, वो केवल पहला दिन था जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई जाती है, और वह वीडियो अवेलेबल है, बाकायदा पूरा 1.5 घंटे का वीडियो है। जब आप अगर उसको देखेंगे तो पाएंगे उसमें राष्ट्रगान भी होता है, वंदे मातरम भी गाया जाता है, सारा कुछ वही वंदे मातरम जिसको आज बोलने में शर्म और हिचकिचाहट भी होती है कांग्रेस को। उसके बाद से आज तक भारत माता की जय के नारे नहीं सुनाई पड़ते। हाँ, हालांकि भारत माता पर प्रश्न जरूर सुनाई पड़ते हैं, बहुत सारे लोग जो है ये सवाल जवाब करते हैं। दूसरा जो है, जब 400 पार की बात होती है तो 400 पार इतना कठिन कहाँ लगता है। मोदी जी ने अगर काम किया है तो उसी के आधार पर उनको जो है वोट मिल रहा है। ईवीएम पर सवाल कर रहे हैं तो ईवीएम लाया कौन है। भ्रष्टाचारों की अगर बात है
तो मैं ये मानता हूं कि दोनों तरफ जो है भ्रष्टाचार में कम नहीं है, क्योंकि कम से कम राहुल गांधी और सोनिया गांधी भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर हैं, लेकिन कम से कम किसी केस में तड़ी पार नहीं किया गया। मतलब इतना खतरनाक नहीं समझा गया राहुल गांधी को जितना कि तड़ी पार करने की जरूरत पड़ी हो, दिल्ली से बाहर फेंक दिया गया हो उठा करके। तो राजनीति में बहुत सारे लोग उतार चढ़ाव चढ़ते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जब विचारधाराएं, अगर अलग अलग विचारधाराएं एक पटल पर आती है और उनमें देखेंगे तो बहुत सारी कमियां भी निकलेंगी और बहुत सारी कमियां नहीं भी निकलेंगी। संदेश खाली पर जब हम बात करते हैं और कहते हैं कि शाहजहां शेख जो है वह जिम्मेदार है, तो हम दूसरी तरफ फिर भूल जाते हैं कि ब्रजभूषण पर भी महिला पहलवानों ने आरोप लगाए थे और हालांकि वहां भी आरोप ही है, कोर्ट ने तो तय नहीं किया है। तो दोनों तरफ हमें एक तराजू, एक समान तौलने की भी जरूरत है। जो कार्यवाही बड़ी हो सकती थी हमने उसको बहुत छोटा कर दिया है। तो कहीं ना कहीं पार्टी जो है लोगों को बचाती है। मैं साफ तौर पर यह मानता हूं कि राष्ट्रवाद के मामले में कांग्रेस 1991 के बाद में जो उसका स्तर गिरा है वह गिरता ही जा रहा है और लगातार अगर नहीं बचाया गया तो इनको ऑक्सीजन की बहुत जल्द जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि 2 राज्यों में है, वहां से भी खत्म हो जाएंगे अगर यह समय रहते इनमें सुधार नहीं किया गया, अगर इनके नेता सुधरे नहीं, और खास करके सनातन के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ। क्योंकि मोदी जी ने जो हिंदुत्व सोया हुआ पड़ा था इतने वर्षों से वो जगा दिया है। ये इनको सोचने की जरूरत नहीं है, ये इनको जानने की जरूरत है। जान लेना चाहिए कि अब आने वाले समय में तो ये चाय वाला है, आने वाले समय में गाय वाला आ रहा है, वह बहुत ही जो है खतरनाक हो सकता है इन लोगों के लिए। तो ये समय रहते अगर सनातन की आड़ नहीं पकड़ी केजरीवाल की तरह, तो ये नक्शे से, जो कहते हैं राजनीति का जो नक्शा है, वहां से कांग्रेस सिर्फ एक इतिहास का जो है अध्याय बन के रह जाएगी, जिसको याद किया जाएगा कि कांग्रेस पार्टी थी। जी अविरल मलिक जी, अविरल मलिक जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जानना चाह रहा हूं, जैसा कि पंडित जी ने बोला अभी कि चाय वाला जा रहा है, गाय वाला आ रहा है, तो गाय वाले के सींगों से कुछ खतरा आपको लगता है कांग्रेस को है? और कांग्रेस की क्या इमारत जर्जर हुई है और आपकी इमारत क्या मजबूत हुई है? क्या आपको लगता है आपके स्टार कैंपेनर राहुल गांधी बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी को कोई सीरियसली इस देश में तो कम से कम लेता नहीं है। और जहां तक बात है कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी एक प्रकार से समाप्त होने की कगार पर है और वो हमारे द्वारा समाप्त नहीं की जा रही है, जनता के द्वारा समाप्त की जा रही है। और जिस तरीके से कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण होना शीघ्र अतिशीघ्र तय है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश की जनता कह रही है। हम कह रहे हैं एनडीए को 400 पार सीटें आएंगी, लेकिन देश की जनता कह रही है कि 500 पार आएंगी। इस बात को भी जानना आवश्यक होगा। अरे ये तो आपने बहुत बड़ी बात बोल दी, ये तो इम्पॉसिबल सा टास्क लग रहा है। खैर 500 पार तो बहुत मुश्किल है साहब। इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, ये जनता पॉसिबल करेगी। ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये जनता पॉसिबल करेगी और जनता की मांग है, जनता के द्वारा कही गई बात है। जनता की बात को केवल और केवल मैं दोहरा रहा हूं। जनता कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को 500 पार सीटें आ रही हैं, जबकि एनडीए कह रहा है कि 400 पार आ रही है। हम तो कम कह रहे हैं, जनता ज्यादा कह रही है। इस बात को भी जान लेना चाहिए। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है, तो कांग्रेस पार्टी समाप्त कैसे हो रही है वो राहुल जी ज्यादा बेहतर जानते होंगे, क्योंकि जिस तरीके से, किस स्थिति में ये पहुंच गए, इन्होंने 60 साल तक राज किया इस देश के ऊपर, लेकिन किस प्रकार से अनगिनत भ्रष्टाचार हुए 60 सालों के दौरान। इमरजेंसी भी उनमें से एक है, इमरजेंसी भी लगाई गई और घोटालों के नाम यदि मैं गिनाना प्रारंभ कर दूं तो कई घंटे उसमें लग जाएंगे उनका स्पष्टीकरण देते हुए। उस आर्ग्यूमेंट में खैर मैं नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि इतना लंबा समय इस कार्यक्रम का नहीं है। लेकिन जहां तक बात है धीरज साहू का, धीरज साहू के विषय पर निश्चित तौर पर राहुल सिंह जी को बोलना चाहिए, राहुल जी को स्पष्ट कर देना चाहिए कि धीरज साहू जी का विषय क्या है और वो पैसा कहां से आया। क्या वो जनता की खून पसीने की कमाई नहीं है? इतना मोटा पैसा कहां से उन्होंने कमा लिया? और वाड्रा का डीएलएफ घोटाला, नेशनल हेराल्ड मामला, नेशनल हेराल्ड की बात करनी चाहिए, आईएनएक्स मीडिया स्कैम की बात करनी चाहिए और अनेकों घोटाले हैं इस प्रकार के। यदि मैं गिनाना प्रारंभ करता हूं, कॉमनवेल्थ को ले लीजिए, 2G को ले लीजिए। अब यदि कोई कहने लगे कि राफेल, तो राफेल में कैसे घोटाला हुआ था, राफेल चिल्ला रहे थे, ये पर स्पष्ट कर दें। हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, कम से कम स्पष्ट कर दें। और जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, हमारी एक ही मंशा है कि जनहित का कार्य हम करें। हम गरीबों, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों, दलितों, आदिवासियों, किसानों, महिलाओं, युवाओं, हर वर्ग के लिए
गरीबों के लिए योजनाएं चला रहे हैं और जिस प्रकार से चला रहे हैं वो मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो जनता अपने आप बता रही है। और जनता ने उन योजनाओं पर 2 बार मोहर भी लगाई है। जनता यदि 2 बार मोहर ना लगाई होती तो हमारी सरकार ना बनी होती। जनता ने मोहर लगाई है, जनता ने हमारी 2 बार सरकार बनवाई है और किस प्रकार से पूर्ण बहुमत की सरकारें नरेंद्र मोदी जी की 2 बार केंद्र में आई हैं वो भी आपने देखा होगा। और इस बार भी हमारी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आनी तय है। जी हाँ, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ गया था। अगर मेरी आवाज आ रही है तो मेरा प्रश्न अब धीरज जी से है। धीरज साहू की बात हो रही थी तो मैंने कहा पहले धीरज जी से ही पूछ लूं। हालांकि अब राहुल सिंह के पास भी मैं जाऊंगा, पर पहले आप बिल्कुल शॉर्ट में जरा अपने तौर पे बताइए कि आपका उनका नाम मिलता है, कहीं आपको लगता है आपका नाम धीरज कुमार की जगह धीरज साहू होता तो कितना बढ़िया होता। कम से कम धीरज साहू को तो मैं अपने नाम के कारण भी डिफेंड करूंगा। मैं उनके परिवार को 3 पीढ़ियों से जान रहा हूँ, 2-3 पीढ़ियों से। वो शराब के बड़े कारोबारी हैं उधर उस इलाके में। तो धीरज साहू से बेशक कांग्रेस ने उस समय डर के किनारा कर लिया हो, लेकिन धीरज साहू का जो अकाउंट है वो प्रूव कर देंगे कि कैसा है। उनके पास, कांग्रेस के पास इतने भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, इतने सारे हैं कि उसमें वो मतलब एक धीरज साहू के नहीं रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस बहुत मतलब दागदार हो चुकी है, यहाँ तक कि अब उसके जो नेता हैं, कांग्रेस की स्थिति इस बार इतनी खराब है कि कांग्रेस के कोई भी बड़ा नेता उनका इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं। मतलब लोकसभा चुनाव में तो कर्नाटका की अभी मैं देख रहा था एक रिपोर्ट की, कर्नाटका में कोई भी बड़ा नेता, सब लोग या तो बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य कारण से हम हट रहे हैं या कोई और पर्सनल रीजन दे रहे हैं। कोई बता रहा है कि मैं ऑलरेडी विधायक हूं तो मैं क्यों लड़ूं। कई जगह इनकी प्रियंका वाड्रा खुद लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, अभी इस पर कोई ये नहीं है, स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो मतलब मैंने पहले धीरज साहू का स्पष्टीकरण दे दिया, उसके बाद की बात कर रहा हूँ। धीरज साहू तो खैर मतलब वो अपना वो प्रूफ कर देंगे, क्योंकि शराब में ना वो फुटकर पैसा आता है और इन लोग 2-3 पीढ़ियों से शराब के बड़े कारोबारी रहे हैं। तो कांग्रेस उस कारण से डर गई, भ्रष्टाचार के जो इतने सारे आरोप थे तो उस कारण से डर गई। मेजर सिंह साहब बता सकेंगे, रोहित सिंह साहब। जी हाँ, तो राहुल सिंह जी अब ये प्रश्न आपसे है और मैं पहले तो आपसे क्षमा मांगता हूं, आपको थोड़ा वेट करना पड़ा। देखिए मैं बहुत लेकिन आप मतलब एक तरह, मैं पहले जवाब दे दूंगा, उसके बाद फिर आप मुझसे सवाल पूछिएगा, क्योंकि पंडित जी ने, मलिक जी ने और धीरज कुमार तो पहले प्रश्न तो कर लूं गुरु जी, जो सवाल उठाए हैं राहुल का प्रश्न तो कर लूं। राहुल की दिक्कत है कि वो जवाब का सवाल मांगते हैं। भैया पहले सवाल सुन लो तब जवाब मांग ले दोस्त, किसने मना करा है। तो अब मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, सोनिया गांधी स्वयं जा रही हैं राज्यसभा, वो कंटेस्ट नहीं करना चाह रही हैं, और प्रियंका गांधी को जानबूझ के कुछ ऐसे, जैसे उड़ीसा का उनको चार्ज दिया गया, उत्तर प्रदेश से उनको हटा दिया गया, चार्ज जो उन पे पहले यूपी का था वो ले लिया गया वापस। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आंतरिक कला है कांग्रेस की वो इतनी व्यापक हो गई है कि वो उनके पार्टनर्स को भी लगता है। आप कह रहे हो कि कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जाता या किसी भी भ्रष्टाचारी से कभी भी संपर्क नहीं करा, तो कल तक जो आम आदमी पार्टी आपके खिलाफ बोल रही थी, जो अगले विधानसभा में एटलीस्ट दिल्ली में तो आपके खिलाफ चुनावों में लड़ेंगे, तो वहां पर जो बूथ का कार्यकर्ता है, जो ये कल तक सोचता था कि मैंने कल तक बोला कि जा करके कांग्रेस को वोट दो, और आज वो बोल रहा है कि नहीं आम आदमी पार्टी को दो, कांग्रेस भ्रष्ट है। इस जो ओवरऑल जो ये चीज निकल के आ रही है, उससे नुकसान कांग्रेस को नहीं होगा क्या? जी आपका जवाब। जवाब जी स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट निकाल दी है 39 लोगों की, और हम लोग नाम करना शुरू कर दिए हैं। आपको लिस्ट मिल जाएगा, मीडिया वालों को लिस्ट भी मिल जाएगा, धीरे धीरे सब शुरू हो गया है। और दूसरी बात है कि हम देखिए झूठ के बुनियाद पर राजनीति नहीं करते हैं। अगर भाजपा कहती है कि 9 साल में कानून का बड़ा राज रहा है, 10 साल में, और बहुत अच्छे से सब कुछ ने फंक्शन किया है, तो आप बताइए आपने कांग्रेस के यूपीए काल में जितने भी मंत्री थे, जितने भी नेता थे, उनमें से कितनों को आपने करप्शन केस में आज जेल में भेजा है? हवा में बात नहीं कीजिए, ये करप्ट है वो करप्ट है।
आपकी सरकार है 10 साल में, आपने करप्ट लोगों को जेल में क्यों नहीं भेजा? दूसरी बात, मैं कह रहा हूं कि ये जा रहे हैं, गाय वाले आ रहे हैं, गाय का, बीफ का आज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इंडिया क्यों है? बीफ का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर पूरे दुनिया में आज इंडिया क्यों है? ये मेरा सवाल है उन लोगों से, एक मिनट सर, मेरा सवाल है उन लोगों से जो कहते हैं कि गाय वाला आ रहा है। तो ये है अत्याचार जानवरों पे। अब मैं आ जाऊं महिलाओं पे। यूपी में अभी 3-4 दिन पहले 2 लड़कियों ने अपने आप को पेड़ से लटका के सुसाइड कर लिया, क्योंकि एक ठेके वाला उनका नहाते वक्त गलत वीडियो निकाल के उनका रेप किया और उन पर बहुत दबाव बना रहा था। सोचिए कि 2 बच्चियां 14 और 16 साल की, इतना उनको परेशान किया गया कि उन्होंने अपने आप को पेड़ से लटका लिया, और पुलिस स्टेशन में उस बाप को 4 दिन में इतना परेशान किया गया कि वो बाप ने भी अपने आप को लटका लिया। और ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कानून का शासन है। 34,000 महिलाओं का रेप हो रहा है हर साल। जितने देर में हम लोग डिबेट कर रहे हैं, एक महिला का रेप हो चुका है। तो ये है कानून का शासन। आप सारे रेपिस्ट को बचाते हैं। आप मुझे बताइए, अगर ये लोग महिला को सुरक्षा देना चाहते हैं, तो क्या महिलाओं पे इतना गंदा अपराध करने वाला बृजभूषण सिंह, दिल्ली पुलिस ने उसके बारे में क्या लिखा है चार्जशीट में आप देख सकते हैं कि जब भी मौका मिलता था वो फायदा उठाता था। कहां देख लिया, कहां देख लिया? हंस क्यों रहे? यहाँ रेप हो रहा है बेटियों का, आप हंस रहे हैं? कहां देख लिया ये? आप सारे सर, मेरा मौका, मैं बोलूंगा। कोई चार्ज है ही नहीं सर, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं हंस रहा था। तो आपने पूछा हंस तो रहा है, मैं उसका कारण बता रहा हूँ। आप डिसाइड करेंगे वो बोलेंगे। और मैं पहले इसको बताता हूँ, एनीबॉडी कैन जंप इन, जिसको बात लगे वहीं पे जंप ले। बिल्कुल, इसलिए मैं बोल रहा था। बात तो दूंगा ना, सब लोगों ने अपनी बात रखी तो मैं प्रतिक्रिया दे रहा हूँ। मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, लेकिन हंसी वाली बात कर रहे हैं ना, हंसने वाली बात कर रहे हैं ना, हंसेगा नहीं आदमी जी। सुसाइड रेट आज इतना है कि 1 घंटे में 2 युवक सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? इस बात का जवाब अगर सरकार नहीं देगी तो कौन देगा? 10 साल हो गए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ। 250 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। हाँ, अब बताइए कि गूंगा कौन? गूंगा प्रधानमंत्री कौन है? मैं कह रहा हूँ चुनाव आ रहे हैं, आपके घर पे कांग्रेसी वोट मांगने आए तो पूछना देश के संसाधनों पे पहला अधिकार किसका है, मेरा या मकसूद भाई का? और अगर वो मना करें तो कह देना कि तुम्हारे। आप एक सेकंड रुकिए जरा। अब पहले तो मैं केशव पंडित जी के पास जाता हूँ, क्योंकि गाय वाला और चाय वाले का मुद्दा उन्होंने छेड़ा था। पहले केशव पंडित जी आप बताइए, ये जो बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं? और अगर आप इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कितना रखते हैं? मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, डिबेट इज फ्री एंड ओपन। जो भी बीच में आना बीच में आ सकते हैं, आप राहुल सिंह जी के बीच में आ सकते हैं। प्लीज गो अहेड। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि पत्रकार को निष्पक्ष होना चाहिए, ना पक्ष होना चाहिए ना विपक्ष होना चाहिए। जो है वो है और जो नहीं है वो नहीं है, साफ तौर पर। और मैं हमेशा बोलता हूं, ना तो मैं भाजपा की तरफदारी करता हूं, ना तो मैं कांग्रेस की जो है तरफ जाता हूं, दोनों तरफ नहीं। मेरे लिए राष्ट्र पहले है, देश पहले है। देश में अगर हम कुछ गलत बोल रहे हैं या तरफदारी कर रहे हैं तो मतलब है कि फिर हमें राजनेता हो जाना चाहिए, हमें पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए। और जिस दिन हमें ऐसा लगेगा उस दिन पत्रकारिता छोड़ दूंगा कि मैं एक पक्ष में जा रहा हूं। जहां गलतियां भाजपा में हैं वहां मैं गलतियां गिनवाने में कभी नहीं चूकता हूं, जहां कांग्रेस में गलतियां हैं वहां कांग्रेस की भी गलतियां गिनवाता हूं। इसलिए ये कभी 400 पार जो है कभी कांग्रेस ने भी किया था, लेकिन वहां से उन्होंने गलतियों का पुलिंदा बनाना शुरू किया और उसके बाद धीरे धीरे आज 40 के लिए तरस रहे हैं। आज खत्म हो गए हैं, खत्म होने की कगार पर हैं। क्यों? गलतियों से सीखना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी भी आज इतने बड़े मुहाने पर खड़ी है और यहां से अगर उसकी गलतियां गिनवाई नहीं जाएंगी, उसकी चाटुकारिता की जाएगी, वाहवाही की जाएगी, तो ये पार्टी भी आने वाले समय में कांग्रेस से भी बदतर इसकी हालत हो जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है कि यही हिंदू वोट कभी कांग्रेस को वोट करता था और आज भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है। कांग्रेस को क्यों नहीं कर रहा है? 400 पार उन्होंने भी तो कभी किए थे। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा नहीं, कभी गलतियां मानी नहीं, कभी उनके पत्रकारों ने, कभी उनके उस समय की मीडिया ने कभी उस सरकार की गलतियां गिनवाई ही नहीं। तो आज के पत्रकारों का काम है कि पार्टी की गलतियां जो कांग्रेस ने की थी जी, क्या गलतियां थी कांग्रेस की जो उन्होंने करी थी? सर 10 साल से भाजपा की सरकार जो गाय वाले की बात रही है,
अब जो गाय वाले की बात रही है, गाय की बात की जा रही है, बीफ पर तो अगर योगी जी आएंगे तो बीफ पर बात होगी, क्योंकि 13 लाख टन से 25 लाख टन हो गया है। बिल्कुल सवाल बनता भी है और जायज भी है कि हम बीफ जो है वह बढ़ा रहे हैं, और वह भी सरकार जो है, सरकारी भारतीय जनता पार्टी ही गायें कटवा रही है सबसे ज्यादा। इन 10 सालों में बढ़ा है बीफ का कारोबार, इसमें भी कोई दोहराए नहीं है और कोई निसंदेह ये कहा जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि सरकार के आंकड़े हैं, सरकार का आंकड़ा झूठा कैसे हो सकता है। सरकार के जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों में निकल के आ रहा है कि गाय भारतीय जनता पार्टी की सरकार कटवा रही है लगातार, और ज्यादा कटी है। कांग्रेस की सरकार में 13 लाख टन था, अब 25 लाख टन हो गया है, इसमें भी कोई दोहराई नहीं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूं कि लोग उम्मीद अगर देखते हैं तो वह सनातन का अपमान करने वाले की तरफ उम्मीद नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर गाय कट रही है तो आपकी सरकार आएगी, आप कौन सा संरक्षण करेंगे? क्योंकि गाय पर ही करपात्री महाराज जी ने श्राप दिया था, और उस श्राप को फलीभूत भी बाद में हुआ था। जिन गायों पर 8000 गायों का वध करवाया था, गोपाष्टमी के दिन ही इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई। अब ऐसा उनके प्रशंसक आलोचक जो है वो सभी जो है कह रहे हैं कि संजय की जो है मद्रास में आकाश में मृत्यु हुई, राजीव जी की मद्रास में हुई, और उसके बाद में इंदिरा जी की आवास में हुई। तो ये भी बड़े नारे लगाए गए, करपात्री का श्राप जो है फलीभूत हुआ है, ऐसा जो है कहा जाता रहा। लेकिन मैं आपको साफ कह दूं कि वर्तमान समय जो है वह ऐसा है कि हमें बहुत ज्यादा बचाव करना है, बचना भी है। अगर राजनीति में कोई भी गलत काम कर रहा है, उस नीति का विरोध भी हमें करना है, चाहे मोदी जी हो या फिर योगी जी हो। और विपक्ष के पास तो कुछ बचा ही नहीं है, और वो बचाना भी नहीं चाहते। जो कुछ उनके पास बचा है वह रहे चुनकर हिंदुओं को गाली निकालने से बाज नहीं आते हैं। ये उनको सुधारना पड़ेगा अपने अंदर। अगर हिंदुओं को गाली देते रहेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि उनके पास एक वोटर नहीं बचेगा, ना तो मुस्लिम बचेगा और ना ही बचेगा हिंदू। क्योंकि अब जातियों में बात जो है नहीं होगी, अब लोग धर्म को एकजुट जो है कर रहे हैं, और यह काम मोदी जी ने किया है। उसके बाद योगी जी आ रहे हैं, यही राहुल गांधी जी बहुत पहले कर लेते। राहुल गांधी जी तो बहुत पहले से लड़ते आ रहे हैं, और इन्होंने अपनी तमाम जो है योजनाएं भी चलाई, लेकिन उनका फायदा क्या? जी तो राहुल सिंह जी ये बताइए, जैसा कि आप जानते भी हैं, राहुल गांधी जी का बार बार एक उनकी रीलॉन्चिंग होती रही है, भारत जोड़ो यात्रा चलती रही है, वो बार बार कभी सक्सेसफुल क्यों नहीं होती वो यात्रा? आपको क्या लगता है कि अगर कोई नेता 6600 किलोमीटर पैदल पूरा देश लांग के चला जाए तो यात्रा सक्सेसफुल हुई कि नहीं हुई, जिसमें लाखों लोग जुड़े और जनता के मुद्दे की बात हुई? एक मुद्दा, करप्शन का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो, नौकरी का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो, जो 1.5 लाख बच्चों को आर्मी ने कंफर्म करके उसके बाद जॉब नहीं दिया, अगले हफ्ता अग्निवीर ले आए, तो 1.5 लाख लोगों को भर्ती दो ना, वो तो परमानेंट वाला जॉब दिए थे। तो इस तरह से कानून का तो इन लोगों ने मजाक बना दिया जॉब भर्ती का। तो आप देख ही रहे आज क्या स्थिति है, जॉब्स का क्या स्थिति है, देख रहे हैं ना। 45 साल में, और ये रिकॉर्ड है आपके गवर्नमेंट का, मेरा नहीं है, 45 साल में आज बेरोजगारी सबसे ऊंचे स्थान पे, क्यों बताइए? तो सर मुद्दा आज तो भाजपा से ही, मेरा हम लोग विपक्ष में, अगर आपके आंकड़े की मानने लगे, अगर जो आपके आंकड़े हैं वो माने जाएं तो इस हिसाब से तो ऐसा लगता है कि मानो सबसे बड़े विश्व के नेता अगर कोई हैं तो वो राहुल गांधी हैं। तो राहुल सिंह जी, ये मेरे ख्याल में जो आपके है, जो जनता के प्रश्न उठाता है, जनता का काम करता है। भारत की न्याय यात्रा उसमें 100 किलोमीटर डेली का है, 100 किलोमीटर डेली राहुल गांधी दौड़ लेंगे क्या? राहुल गांधी चल रहे नहीं है पैदल, कार में जा रहे हैं, उसमें कारवां जा रहा है उनका पूरा। सर मैं बताइए प्लीज। अगर हमारे नेता श्री राहुल गांधी हैं और भाजपा के नेता श्री नरेंद्र मोदी हैं, तो आप सोचिए दोनों के बीच में एक छोटा सा अंतर बताऊंगा, ठीक है? राहुल गांधी जी ने, आपको याद होगा निर्भया के साथ जो हुआ था, पूरा देश शर्मसार हुआ था। मैं भी बेंगलोर में उस समय पढ़ाई करता था, मैंने भी कैंडल मार्च निकाला था। तो आप समझिए उस लड़की के साथ जो हुआ, उसके बाद उसका पूरा परिवार टूटा हुआ था। राहुल गांधी जी ने निर्भया की इच्छा थी, निर्भया का सपना था कि उसका भाई पायलट बन सके। राहुल गांधी जी ने उसका ख्याल रखा, इमोशनल तौर से, फाइनेंशियल तरीके से, हर तरीके से उस फैमिली को सपोर्ट किया, और वो बंदा पायलट बना। आज वो नौकरी कर रहा है, वो पायलट है एयरलाइन कंपनी में। और ये बात उसके परिवार ने खुलासा किया, मैंने नहीं किया। पायलट बनने के बाद उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने ये शर्त रखी थी कि आप किसी को बताएंगे नहीं।
बट ये वही बात है, ये आप कैरेक्टर देखिए एक बंदे का, बात करने के तरीके से आप जान जाएंगे कि राहुल गांधी जी के कैरेक्टर में, और मोदी जी के बारे में वीडियो आया था 2002 में कि बाबू बजरंगी कह रहा है कि नरेंद्र भाई ने बचा लिया, 3 जज बदले मेरे लिए, पहला 2 जज मुझे फांसी की सजा दे रहा था, फिर तीसरा जज आया बिना फाइल देखे हुए मुझे बेल दे दिया। ये नरेंद्र मोदी मैं बोलूंगा, देखिए आप अकेले डिफेंड कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बीच में नहीं टोक रहा था, आप अकेले डिफेंड कर रहे हैं। अब एक सेकंड आप धीरज, बहुत सारी चीजें बोले, राहुल जी वेरी गुड, यू हैड योर टाइम। अब धीरज बोलेंगे, बहुत मेरे नेता राहुल गांधी में और नरेंद्र मोदी में ये डिफरेंस है सर। राहुल गांधी के रेपिस्ट का राहुल गांधी बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं सर, भाइयों का सहारा बन के जीते हैं। तो राहुल गांधी जी जितनी बार मणिपुर चले गए, उतनी बार राहुल सिंह जी, राहुल गांधी बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं, मैं उसमें इत्तेफाक रखता हूँ आपकी बात से, लेकिन ये नहीं मान सकता हूँ कि वो राजनेता अच्छे हैं। अभी जब चुनाव के लिए सारी तैयारी करने की जरूरत है, आप सवालों का जवाब दें। आप सरकार के प्रतिनिधि हैं, जो सरकार पावर में है, हम विपक्ष में, हम सवाल उठाएंगे, आप जवाब दीजिए सर कि वो जो 2 बेटियों का रेप हुआ, वो लोग फांसी पे लटके। पहले आप सुन तो भाई, वो पत्रकार हैं, वो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो आपको मैं कह रहा हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी के भले की बात कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी को अभी लेने की जरूरत नहीं है। आप अच्छा नसीहत मत लीजिए नसीहत, लेकिन आप जवाब दे दीजिए। अरे मत लीजिए नसीहत, वो भी जनता का वोट लेके आते हैं। नसीहत मत लीजिए, एक जवाब दे दीजिए। अरे एक जवाब दे दीजिए मुद्दा का, तो बताइए आप राहुल गांधी को छोड़िए, राहुल जी बहुत आप एक जवाब दे, एक जवाब दे दीजिए। अरे बाबा आप वो जो सर, जुम्मे के दिन मुसलमान लोग बैठ के नमाज पढ़ रहे थे वहां साइड में, पुलिस वाला आके उनको लात मारा। मेरे से सुनिए धीरज जी, आप रुकिए जरा, बीच रोड पे पड़े थे, आप क्या बात कर रहे हैं? आपको कहाँ है वहां पे रख लीजिए, कोई एम्बुलेंस जा रही थी, कोई मर जाता, आपको कोई फर्क पड़ता? और ये जमाना बीत गया। एक मेरी पहले शादी होती थी तो रोड पे टेंट करता था, अब आप गाड़ी दिखा दो जरा बीच रोड पे पुलिस टेंट उठा लेगी। और आपकी बात आपने जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, आपके राहुल जी कहाँ थे? जनेऊधारी ब्राह्मण यादव ने बनाया था वो मुर्गा पकड़ा जाने क्या खा रहे सारे सरकार का, कानून का, लोगों का को आपने कहा था कि हिंदू मुसलमान एक साथ रह सकते, 22 लाख आदमी आपने मरवा दिए। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को आपने कहा जो बचे हुए रह सकते हैं। अरे आपकी अपने आप में ही इम्पार्शियल है, कभी कहते हैं वो चोर है, कभी कहते हैं अन्ना हजारे चोर है, फिर उसके बाद में जाकर उसी से गठबंधन लेते हैं आम आदमी पार्टी से कि तू ही हमारा भाई है। तो यार अपने में कुछ कंसिस्टेंसी तो लाओ, कुछ एक रूपता तो लाओ। वही नहीं आपने, आप ये क्या बोलते, पुलिस ने जो किया वो सही किया? ये तो कोर्ट भी नहीं कह रही है। राहुल जी पहले केवल राहुल जी पहले एक छोटी सी बात का जवाब दे दीजिए। मॉब लिंचिंग के कितने सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकार की चीजों पे आपको डिफेंड करके जनता से कुछ नहीं हासिल करते। राहुल जी आप छोटी सी बात का जवाब दे दीजिए कि अभी जब चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, मैं जवाब दूंगा सर। आप सरकार में हैं, आप विपक्ष से सवाल कीजिए। अरे बाबा मैं सरकार में नहीं हूँ, सरकार में मोदी जी है, मैं नहीं जानता हूँ उनको, मैं पूछ रहा हूँ। ये तो जवाबों के ये तो सवाल देते हैं, आपको कहते हैं क्या ये आपका सवाल सुन देंगे, ये सवाल नहीं सुनते, ये जवाब देते हैं। वही जो इस्लामिक स्टेट है, दूध का पानी बना डाले क्या?
वहाँ एक बड़ा कानून है, मैं उस पर बोलता हूँ। वहाँ एक बड़ा कानून है। आपको अगर अच्छा नहीं लगेगा? अगर इस्लामिक रेप स्टेटों बढ़ रहे में, हैं, फार्मर्स मर रहे हैं, राहुल आपको भी जी, अच्छा नहीं लगेगा? इस्लामिक स्टेट में जब कोई नमाज सड़क पर पढ़ता है तो उसके ऊपर कम से कम 8800 मतलब 10,000 रुपए का जुर्माना है। और आप जो कह रहे हैं इस्लामिक देशों में सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए 10,000 रुपए जुर्माना लगाया जाता है। अगर एम्बुलेंस आती तो ऐसे में क्या चढ़ा दी जाती? ये तो चलिए लात मारी गई। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर एम्बुलेंस आती और सड़क पर ये लोग पढ़ रहे हैं तो एम्बुलेंस को रुकना चाहिए या चढ़ा देना चाहिए? आप ये बात मुझे सिर्फ केवल इतना बता दीजिए। और सड़क अगर ये है तो फिर मैं ये कह रहा हूं कि सड़क पर पढ़िए, मेरा बिल्कुल समर्थन है सड़क पर पढ़ने का। बस इस देश में मस्जिदें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मस्जिदें हैं तो उनमें कौन सा काम किया जाएगा, उनको किस लिए जो है बनाया गया है। लेकिन आप ये सड़क पर पढ़ने का क्या, नहीं आप सड़क पर पढ़ने का क्या समर्थन करते हैं? सड़क पर पढ़ने का समर्थन करते हैं क्या आप? सड़क पर नमाज पढ़ने का समर्थन करते हैं? देश का हर इंसान, हर व्यक्ति, हर इंसान सड़क पर नमाज पढ़े, सड़क पर नमाज पढ़े, यही आप चाहते हैं। ये तो दिल की आपकी इच्छा निकल रही है ना, ये तो आपके शब्द है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पूर्व प्रधानमंत्री अभी कहा जाता है आजादी है और हम करते हैं, हम रोड पे भीड़ लगाते हैं। पढ़ने की आजादी, क्या बात है? राहुल जी आप भी पढ़िए ना नमाज। हम भीड़ लगाएंगे, हमारा ही तो है, हमारा बनाएंगे। तो जुम्मे में नमाज पढ़ लिया, कोई तो पढ़िए ना, जुम्मे की नमाज सड़क पर होनी चाहिए। एम्बुलेंस आ रही थी क्या? पीछे भीड़ लगी हुई थी? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर एम्बुलेंस आ जाती, एम्बुलेंस अगर आ जाती, नमाज के बीच में उठ सकते नहीं। अगर एम्बुलेंस आ जाती तो एम्बुलेंस पे घूम जाना चाहिए, सड़क पर नमाज होनी चाहिए। आप इसके समर्थक है? कैसी बातें आप कर रहे हैं? आप देश के राजनीति हो सकते हैं, राजनीति ये देश के नागरिक नहीं हो सकते। सड़क पर पढ़ने का करता हूँ, वो सही किया है। अरे भाई नमाज बाद में करना, पहले मेरी सुनो। ऐसा है जो नमाज होती है वो ईशा होती भी है, और ऐसा है सूरज का संबंध होता है, टाइम से नहीं होता कि 11 बजे ही होगी। सूरज ढलने से, उसके बाद सूरज की रोशनी से, उसके बाद आग की परछाई से, इस हिसाब से डिफाइंड है। तो एक मान लो ईशा की नमाज पढ़ना कहीं पे मुद्दा नहीं है, मुद्दा है नमाज पढ़ते हुए। आपको ये है लोग अरे तो जरूरत से लगा लेते हैं और इनको आपने में जानबूझ के इतना वैमनस्य पैदा करा कि वो आज लड़ने की कगार पे आ गए। ये आपकी अपीजमेंट की पॉलिसी है जिसका खामियाजा पूरा और अभी आप दिखे मत प्लीज, आपसे, आप मेरे सम्मानित गेस्ट है, प्लीज धीरज जी आप अपनी बात रखिए, उसके बाद राहुल सिंह जी बोलेंगे। आखिरी मैं केवल एक छोटा सा सवाल पूछ रहा था राहुल जी, मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा था राहुल जी। अभी चुनाव के समय राहुल गांधी को चुनाव समिति की बैठक में भाग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ऐसे समय में वो यात्रा निकालने की मतलब कारण क्या है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। दूसरा कहा गया कि युवा 1 घंटा में 2 युवा हत्या कर रहा है, 1 घंटे में 8 महिला मेरा सवाल हो जाने दीजिए। जनता से मिलना और जनता मेरा सवाल उन्होंने अपील की है, सब्र करो, अरे बाबा सुसाइड मत करो, सब्र करो। कांग्रेस पार्टी आएगी और आपको न्याय दिलाएगी। 71 करोड़ कमाए और 452 करोड़ कमाए एक यात्रा से। धीरज साहब मैं बताता हूँ इसका असली कारण क्या है। 8 साल राज करने के बाद 71 करोड़ खर्च किए और 452 करोड़ कमा लिए पहली यात्रा से। पहली यात्रा से 452 करोड़ कमा लिया आपने, नेता बोल करके 70 करोड़ खर्च करना है और 452 करोड़ कमाना है, कमाना सीखो। कांग्रेस को बहुत पुराना तजुर्बा है कमाना, और 71 करोड़ खर्च करके 452 करोड़ कमा लिया। आप पूछते हो यात्रा नहीं करनी चाहिए? यात्रा तो ऐसे अनवरत जारी रहनी चाहिए। वाले ने भी स्पॉन्सर किया। पता है कि 4000 करोड़ का फायदा होगा अगर 10 यात्राएं हो गई ऐसी। तो ये यात्रा तीनों लोगों को करनी चाहिए जी, इससे कोई मतलब नहीं है। 452 करोड़ संदेश खाली पर आप बात नहीं करना चाहते, संदेश खाली पर आप बात नहीं करना चाहते। आप किसी हिंदू का दर्द देखना नहीं चाहते। आप दर्द
जी चलिए, संदेश खाली में कब जाएंगे राहुल गांधी, आप बता दीजिए। नहीं, मेरा सवाल तो आपसे भी है ना, संदेश खाली में यात्रा, संदेश खाली भारत का हिस्सा मानते हो नहीं? भारत का हिस्सा मानते हो? भारत का हिस्सा मानते हो? भारत का हिस्सा मानते हो संदेश खाली को? जो लटक गई फांसी पे, उन पे दबाव क्यों बनाया केस वापस लेने का, सेटलमेंट करने का? वो बेचारा सेटलमेंट करने के बाद फांसी पे लटकना ज्यादा बेहतर समझा। मैं उत्तर देता हूँ। आप जिनके साथ गठबंधन करके बैठे हो, वो लोग कभी कहते थे कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती है, क्या आप फांसी दे देंगे? आप पार्टी और धर्म की क्या बात करते हैं? संदेश खाली में शाहजहां शेख के लिए कब फांसी की मांग कर रहे हो आप? ऐसा है योगी आदित्यनाथ, उसने अपने सारे जितने भी भड़काऊ भाषण के केसेस से अपने वापस ले लिए। ऐसा तो है योगी आदित्यनाथ, आप इसको नेता मानते हैं? खड़ी हैं जी। बस डिबेट 41 मिनट की हो चुकी है और दर्शकों का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे अरे भैया हो जाओ, एंडिंग करनी है मेरे को, दोस्तों एंडिंग में कर रहा हूँ और सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कृपया करके राहुल सिंह जी को शांत करा जाए। सब लोग मिलकर राहुल सिंह से बोलेंगे राहुल गांधी परिस्थिति देश से बड़ा नहीं है, उसका बाप नहीं है। और सबसे अभी आप गाना अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ गा रहे हैं, कहो ना प्यार है, और बाद में आप कहेंगे मीत ना मिला रे मन का। ये गारंटी शुदा है, यही होना है और यही होगा। अगर आप लोग कर्नाटक की असेंबली में जैसे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवा रहे थे ना, आपको एक वोटर नहीं मिलेगा। आप मेरे ख्याल में आप 40 का आंकड़ा भी पार कर जाएं, ये भी आपके लिए बहुत बड़ा एक अभियान आप मान लीजिएगा। अब उंगली उठाने का समय चले गया, अब तो सीधे सीधे चुनाव में जाइए। चुनावी पारा बहुत ज्यादा है, तो ये तो हमारा गर्मा गर्म कार्यक्रम चुनाव के साथ जब चुनाव पारा उठाइए और राहुल जी यूं कर रहे हैं, यूं तो राहुल जी से बहुत बढ़िया, अच्छा लगा राहुल जी से बात करके। और राहुल जी बहुत बढ़िया बात है, आपको मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दर्शकों, ये थी हमारी गर्मा गर्म बहस। राहुल जी, पंडित जी और अफजल मलिक जी, सबको मेरा धन्यवाद। आप लोगों का भी धन्यवाद। अगर आपको हमारी डिबेट अच्छी लगी, अगर आपको दोबारा सुनना हो, अगर राहुल जी अकेले ही बोलते रहते हैं और